हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक हॉरर बेस्ड कहानी जिसका नाम है प्यासी रूह। आशा है आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। अशोक ने अपने घर का कोना कोना छान मारा था, मगर उसे अभी तक किसी ऐसे इंसान के दर्शन नहीं हुए थे जिसे वह चोर कह पाता। मगर ऐसा कैसे मुमकिन? अगर कोई खिड़की खोलकर भीतर नहीं आया था तो फिर वह कौन था? 2 कमरों का फ्लैट अशोक ने 1 हफ्ता पहले ही किराए पर लिया था, मगर शिफ्ट आज ही हुआ था। वह एक प्राइवेट लिमिटेड कॉस्मेटिक कंपनी में सुपरवाइज़र के पद पर नियुक्त था। सैलरी में खासी रकम उसे मिलती, जिससे उसका खर्च बढ़िया चलता था। उसके आगे पीछे एक बहन के अलावा कोई नहीं। बहन की शादी हो चुकी थी और वह पिछले माह ही अपने पति के साथ अमेरिका चली। इसी कारण अशोक को किराए का कमरा लेने की ज़रूरत महसूस हुई। दरअसल पहले अशोक अपनी बहन के मकान के करीब ही एक किराए के मकान में रहता था। उसके लिए खाना बनाना और घर के सारे अन्य काम उसकी बहन ने अपनी जिम्मे लिए हुए थे। मगर जब वह अमेरिका चली गई तो अशोक का वहाँ मन नहीं लगा और उसने फ्लैट चेंज कर दिया। जिस समय अशोक ने यह फ्लैट लिया था, उस समय उस बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों ने उसे अजीब नज़रों से देखा था, मानो वह मूर्ख हो और उन लोगों को इसकी मूर्खता पर तरस आ रहा हो। अशोक को उनकी नज़रों के भाव जरा भी अच्छे नहीं लगे थे, मगर उसने उनका कोई नोटिस भी नहीं दिया था। आज यहाँ उसका पहला दिन, शायद इसी कारण उसे देर रात तक भी नींद नहीं आ सकी। अभी वह पलंग पर लेटा करवटें ही बदल रहा था कि बंद खिड़की के पीछे उसने एक साई को देखा। यह कहना कठिन था कि वह पुरुष है या स्त्री। हैरत की बात यह थी कि वह खिड़की टेरेस की तरफ, तीसरी मंजिल पर किसी के टेरेस पर पहुंचने का मतलब था कि आने वाले के इरादे नेक नहीं। मैं चोरी से छिपते छिपाते चोर रास्ते से वहां पहुंचा, अतः वह चोर है। उस साय को देखकर अशोक सतर्क हो गया। उसने बेड के नीचे रखा एक डंडा उठाकर अपने पास रखा, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसका प्रयोग कर सके। वह जिस गांव का रहने वाला था, वहां पर वह कुश्ती, लठबाजी, मलखम आदि सभी खेलों का चैंपियन माना जाता था। आज इतने सालों बाद उसने वही पुराना उत्साह अपने भीतर महसूस किया। चोर से दो दो हाथ करने के लिए उसकी भुजाएं भड़क उठी। अशोक के कमरे में मात्र एक नाइट बल्ब रोशन हो रहा था। अशोक ने उसे भी बंद कर दिया और डंडे को मजबूती से पकड़कर बेड पर बैठ गया। तभी चूं चर की आवाज़ आने लगी। अशोक इस आवाज़ को बुरी तरह चौंक पड़ा। वह दबे पांव आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। दूसरे कमरे में आराम कुर्सी पड़ी थी, जिसके आगे झीना पर्दा झूल रहा था। अशोक ने देखा कोई आराम कुर्सी पर बैठा झूल रहा। वह बिस्मय से भर उठा कि आगंतुक कौन है जो अपनी आमद को इस तरह जाहिर कर रहा है। अशोक ने एक झटके से पर्दा हटा दिया, किंतु आश्चर्य, आराम कुर्सी खाली थी। मगर उसके हिलने के अंदाज से स्पष्ट था कि बीते हुए पल में कोई उस पर बैठा था। अब यह लुका छिपी का खेल अशोक की सहन शक्ति से बाहर हो गया। वह चीखा, कौन है, कौन है यहाँ? उसी क्षण एक साया अशोक के पीछे से गुजरा। अशोक चौंक कर पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। एकाएक उसके कान का स्पर्श करता हुआ सरसराती हवा का झोंका गुजरा और सीटी का सा स्वर गूंजा। साथ ही उभरा एक ऐसा स्वर जिसने अशोक के रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे जिस्म में दहशत की तरंगें उठने लगी। हलक सूख गया और कान साएं साएं करने लगे। बड़ी प्यासी हूँ मैं। यह आवाज़ इतनी धीमी मगर कानों से सीधे दिल पर वार करने वाली थी कि अशोक की सांसें ठोकने की माने भारी और तेज हो गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी कमरे की छत से कोई चीज़ अशोक के चेहरे के पास नीचे को झूल गई। अशोक ने चौंक कर उसे देखा। उसके हलक से दिल दहला देने वाली चीख उबल पड़ी। वह एक लाश थी, लड़की की लाश। उसके 1 फीट लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। चेहरा कोरे कागज सा सफ़ेद, माथे की तरफ चढ़ी हुई खुली आंखें और होठों के कोरों से बहता खून। अशोक का स्वांग कांप उठा। उसने दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। अशोक ने हिम्मत करके धीरे धीरे आंखें खोली। छत से लटकती लाश गायब थी। वह भारी कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। कमरे में दूधिया बल्ब रोशन हो रहा था। मैं थम्म से पलंग पर बैठ गया और अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या जो देखा वह आंखों का धोखा था, मन का वहम था? मन के किसी कोने से उठी दूसरी आवाज़ ने उस प्रश्न का सख्ती से विरोध करते हुए कहा, नहीं, जो देखा वह दृष्टि भ्रम या खौफ से उत्पन्न वहम नहीं था। ज़रूर इस फ्लैट में कोई भयानक कांड हुआ है। किसी लड़की का कत्ल हुआ है जिसकी लाश इसने देखी हुई। अवश्य उसकी रूह इसी फ्लैट में भटक रही। उसी समय उसे याद आया कि
किस तरह भीतर से बंद खिड़की खुद ब खुद खुल गई थी और फिर बंद भी हो गई। अचानक अबोध अशोक को अपने उन पड़ोसियों के चेहरे भी याद आने लगे जो उसे दया भरी नज़रों से देख रहे थे। अवश्य इस फ्लैट में भटकती रूह के बारे में वे जानते थे। अभी अशोक सभी पहलुओं पर गौर कर ही रहा था कि कमरे की लाइटें बार बार जल बुझ होने लगी और फिर ऐसी आवाज़ें हुई जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ। इसी के साथ कमरे में लगे तमाम बल्ब और ट्यूब फूट गए। कुछ ही पलों में कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अशोक विस्मय और भय से आंखें व मुंह फाड़े बैठा इस धूता हरकत को देख रहा था। कमरे का गहन अंधकार उसका दिल दहला रहा था। वह समझ नहीं सका कि वह क्या करे, कैसे इस अजाब से बचे। उसी समय खटखट की आवाज़ के साथ बार बार दरवाज़ा खुलने बंद होने लगा। अशोक की दहशत भरी नजरें उसी दरवाजे पर जा टिकी। वह इतना डर गया था कि उसका शरीर संज्ञा शून्य होकर रह गया। अचानक वह बुरी तरह चीखने लगा। किसी ने उसकी दोनों टांगें पकड़कर घसीट लिया था। धप की आवाज़ के साथ उसका शरीर पलंग से फर्श पर गिरा। वह खुद को उस अदृश्य ताकत से छुड़ाना चाहता था मगर वह खिसकता जा रहा था। जैसे ही वह दरवाजे के निकट पहुंचा उसने कसकर दरवाजे की चौखट पकड़ ली और अपने पाँव छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसी समय एकाएक उसकी नज़र बाहरी दरवाजे पर पड़ी। वह खुला हुआ था और उसमें वही लड़की जिसकी लाश वह पहले ही देख चुका था खड़ी थी। बस उसकी आंखों में अंतर। लाश की आंखों में जीवन नहीं था, जबकि उसकी आंखें सफ़ेद आंखें रोशन थी और वह लड़की दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। अशोक के देखते देखते उस लड़की के होठ हिले। मुझे प्यास लगी है। उसकी आवाज़ पहले की तरह दूर से हवा के झोंकों में सरसराती हुई थी, मगर उस आवाज़ में छिपी तड़प को अशोक ने स्पष्ट महसूस किया। पता नहीं अशोक के मन में कैसे उस प्रेतात्मा के प्रति हमदर्दी जाग उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में एक ही ख्याल उभर रहा था, ये लड़की ज़रूर प्यासी मरी हो। उसने महसूस किया उसके पैर अब आज़ाद थे। वह तेज़ी से उठा और किचन से एक जग पानी ले आया ताकि उस प्यासी लड़की की रूह को दे सके, मगर वह लड़की वहाँ से गायब थी। पूरी रात अशोक सो नहीं सका था। सुबह न जाने किस समय उसकी आंख लगी। वह दिन चढ़े तक सोता रहा। उसने वॉल क्लॉक में देखा, दोपहर का 1 बज रहा था। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका सिर इस कद्र भारी हो रहा था जैसे पिछली रात उसने जमकर शराब पी। वह सीधा बाथरूम में जा घुसा। फ्रेश होकर उसने कपड़े बदले और फ्लैट को ताला लगाकर वहाँ से चल दिया। जिस समय अशोक लिफ्ट में घुसा तो उसे देखकर लिफ्ट में सवार एक बुजुर्ग चौंका। उसे चौंकते हुए अशोक ने भी देखा। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। सभी लिफ्ट यात्री बाहर निकले। वह बुजुर्ग बिल्डिंग के सामने बने पार्क की तरफ चल दिया। कुछ सोचकर अशोक भी उसी के पीछे चल दिया। बुजुर्ग ने एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठने का स्थान चुना। उसने देखा अशोक उसके पास ही आ रहा है। एक पल के लिए वह भयभीत नजर आया, किंतु फिर सामान्य हो गया। अशोक ने बुजुर्ग के निकट पहुंचकर उसका अभिवादन किया और अपना परिचय देकर पूछा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ अंकल? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। अशोक के बैठने पर बुजुर्ग बोले, तुम्हें सही सलामत देखकर अच्छा लगा। उनके कथन पर अशोक चौंका। सही सलामत से आपका क्या मतलब है? जवाब में बुजुर्ग ने कुछ कहना चाहा मगर फिर सख्ती से अपने होठ भींच लिए। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर चाहकर भी कुछ कह नहीं पाते। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं फ्लैट रेंट पर लेने आया था तब भी आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे। शायद फ्लैट लेने से रोकना चाहते थे, मगर किसी कारणवश आपने मुझे टोका नहीं। आज भी वैसे ही कर रहे हैं। अशोक के सवाल पर बुजुर्ग चुप्पी साधे रहा। उसकी आंखों में उसकी विवशता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी, जो अशोक को भी व्याकुल कर गई। प्लीज़ अंकल, आपको मुझे ये तो बताना ही होगा कि मुझे जिंदा देखकर आप इतने हैरान क्यों हैं? इस पर बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बीच में ना घसीटो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुका हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहू और 5 वर्ष का पोता, उन्होंने अभी कुछ नहीं देखा। मैं उनकी ज़िंदगियों से नहीं खेल सकता। बुजुर्ग की आंखें नम हो उठी। क्या आपको किसी से भय है? जवाब में बुजुर्ग ने हाँ में से रिवाया। कौन है वह? इस बार बुजुर्ग ने फिर चुप्पी साध ली। आप बताएंगे नहीं तो मैं आपकी किस तरह मदद कर पाऊंगा? वो बहुत ताकतवर है, उससे मुकाबला करना आसान नहीं। ठीक है, ऐसे मत बताइए, मगर मुझसे संबंधित रखती बातें तो कहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ किसी से ये नहीं कहूँगा कि आपने मुझे कुछ बताया। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि एक रात उस फ्लैट में गुजारकर मुझे इतना तो महसूस हो चुका है कि कभी उस फ्लैट में अवश्य कोई भयंकर दुर्घटना घटी है। वो बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम ठीक हो। दूसरे किराएदारों की तरह लहूलुहान होकर यहाँ से नहीं भागी। क्या? अशोक को हैरत का तीव्र झटका लगा। उनके साथ ऐसा किसने किया? यही तो रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या आप भी नहीं जानते? नहीं। अजीब बात है। अशोक ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या उन जख्मी लोगों ने भी कुछ नहीं बताया? नहीं, बुजुर्ग ने कहा। जो उस फ्लैट से भागा वह वापस लौट कर नहीं आया। ओह,
इसमें डरने की क्या बात है? अशोक ने बुजुर्ग के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। शायद तुम्हें मालूम हो कि नैना अपार्टमेंट्स की यह बिल्डिंग जिस बिल्डर ने बनाई थी उसने इसके तमाम फ्लैट सेल कर दिए थे। इस बिल्डिंग का पूरा तीसरा माला रॉक्सी क्लब के मालिक गजेंद्र चौहान ने खरीद लिया था। वह इस मंजिल का कोई फ्लैट नहीं बेचता, केवल किराए पर देता। मैं भी तुमसे 2 फ्लैट आगे रहता हूँ। मुझे यहाँ पूरे 6 साल हो गए। क्लब का मालिक बहुत बड़ा बदमाश है। किसी की हत्या, अपहरण और लूटमार मचाना उसके लिए मामूली बात है। उसने कई गुंडे भी पाल रखे जो हर महीने किराया वसूल करने आते। उन्होंने ही हमें तुम्हारे आने से पहले धमकी दी थी कि हम तुम्हें कुछ ना पता, वरना वे हमें चाकुओं से गोद देंगे, हमारी लड़कियों को उठवाकर कोठे पर बैठा देंगे। बुजुर्ग की बात सुनकर अशोक का खून खौल उठा। आप ऐसे गंदी जहनियत के लोगों के घरों में रहते ही क्यों हैं, जहाँ कोई इंसाफ के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकता? लगता है अभी तुम्हारा ऐसे दबंग लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, वरना ऐसा नहीं कहते। अगर हम ये फ्लैट खाली कर भी देंगे तो रहेंगे कम। इस महानगर में किराए पर सुविधाजनक कमरे मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। खुद अशोक ने कमरा ढूंढने में कई दिन बेकार किए थे। अचानक अशोक को रात की घटनाएं याद आ गई। उसने तुरंत बुजुर्ग से पूछा, अंकल, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। मुझे विश्वास है कि जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका आप मुझे सच सच जवाब देंगे, कुछ नहीं छिपाएंगे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस फ्लैट में घटी घटना के बारे में। वह कब घटी होगी मैं कह नहीं सकता, मगर इतना बता सकता हूँ कि वहाँ किसी लड़की को बेदर्दी से मारा गया था। अशोक के इस सवाल पर बुजुर्ग बुरी तरह डर गया। उसकी आंखों में नाचते खौफ को अशोक ने स्पष्ट देखा। साथ ही बुजुर्ग के शरीर में अजीब सी बेचैनी पैदा हो। उसने तत्काल उठते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। अशोक उसे इस तरह उठता देख हड़बड़ा गया और सख्ती से बुजुर्ग का हाथ खींचकर पुनः बैठाते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं उन लोगों से ज़रूर बता दूंगा कि आप मुझे डरा रहे थे, फ्लैट से भाग जाने को कह रहे थे। वाह, क्या ज़माना आ गया। बुजुर्ग नाराज़ हो गए। अभी कुछ पल पहले ही तुम मुझे अपना पिता मान रहे थे और अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मुझ बूढ़े की लाठी तोड़ देना चाहते हो। भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। देख लीजिए, फैसला आपके हाथ है। अशोक ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। बुजुर्ग ने बद्दुआ, देखा जाएगा, आप मुझे सच्चाई बताइए। कुछ पलों के मौन के बाद बुजुर्ग बोला, यही करीब 6 साल पहले की बात। जिस फ्लैट में तुम रहते हो एक लड़की रहा करती थी। वह नौकरी पेशा थी, इसलिए अकेली ही रहती थी। इसके माता पिता कहाँ रहते थे मुझे नहीं मालूम। वह सुबह जाती और देर रात को वापस लौटती। एक रात किसी लड़की की दिल दहलाने वाली चीखें सुनकर मेरी आँख खुल गई। मेरा बेटा बहू भीतर कमरे में सो रहे थे। मैं दबे पाँव बाहर गैलरी में आया तो धड़ाक से तुम्हारे फ्लैट के दरवाजे बंद हो गए। फिर कोई आवाज़ नहीं आई, मगर कुछ देर बाद फ्लैट से भागते कदमों की आवाज़, किसी को उठाकर पटकने का स्वर और कई लोगों के हंसने की आवाज़ आई। एक बार फिर लड़की की चीख उभरी, मगर आवाज़ में दम नहीं था। मैं खुद को रोक ना सका और फ्लैट के दरवाजे में बने की होल से आँख सटाकर भीतर देखने लगा। भीतर कई नकाबपोश मौजूद थे और वह लड़की छत के पंखे से उल्टी लटकी थी। उसकी आंखें माथे की ओर चढ़ी हुई थी, चेहरे पर जगह जगह खरोंचे थी और होठों के कोनों से खून बह रहा था। उसकी हालत देखते ही मैं समझ गया कि उस लड़की के साथ उन हरामजादों ने रेप किया। वह अर्ध चेतना की हालत में पानी मांग रही थी। इससे ज़्यादा मुझ में देखने की शक्ति नहीं थी। मैं वापस अपने फ्लैट में आ गया। सुबह होने पर जब मैं जागा उस फ्लैट में पुलिस आ चुकी थी। सुबह दूध वाले ने उस लड़की की लाश देखकर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने आस पड़ोस के फ्लैटों में पूछताछ की, मगर कोई कुछ नहीं जानता था, या फिर मेरी तरह खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी। मज़े की बात यह हुई कि पुलिस दोबारा वहाँ आकर भी नहीं झाँकी। ओह, अशोक ने दुख भरे अंदाज में सांस ली। अब तुम कहो, रात में आखिर वहाँ क्या होता है जो रहने वाला किराएदार नहुलवान होकर भाग खड़ा होता है? अशोक ने गंभीर स्वर में कहा, आप अनुभवी बुजुर्ग हैं, खुद ही 2 और 2 जोड़कर 4 बना सकते हैं। ज़रा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, कहीं किराएदारों के साथ ऐसी घटनाएं पिछले 6 महीने से ही तो नहीं घट रही, या पहले भी ऐसा होता था? अशोक के जवाब से बूढ़े के जहन को जोरदार झटका लगा। मारे बह के उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इससे पहले बूढ़ा कुछ पूछता, अशोक उठकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैंने आपके साथ सख्त लहजे में बात की और अशिष्टता से पेश आए। आप मेरे पिता की जगह, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो माफ़ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का कतई नहीं था, मगर सच्चाई जानने के लिए मैंने आपसे अनाप शनाप कहा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। बूढ़ा हैरत से आंखें फाड़े जाते हुए अशोक को देखता रह गया। होटल में खाना खाकर अशोक बिल्डिंग के आसपास की दुकानों पर उस लड़की के बारे में पूछताछ करता रहा जो 6 माह पूर्व उसके फ्लैट में रहती थी। करीब 3 घंटे तक मगजमारी कर अशोक घर की तरफ चल पिया। दिन ढल चुका था। शाम का सुरमई धुंधल का वातावरण पर छाकर रात्रि के आगमन की सूचना दे रहा था। अशोक अपने कमरे में जा पहुंचा
और बिस्तर पर लेट गया। उसका दिमाग बेहद उलझा हुआ था। देर तक सोने के कारण वह अपने काम पर भी नहीं जा सकता था। सोचा था उस लड़की की भटकती रूह को शांत करने के लिए समय का उपयोग कर लिया जाए, मगर कोई फ़ायदा नहीं। रात्रि के 8 बज चुके थे। अपनी सोच में को अशोक को समय का पता ही नहीं चला। उसकी सोच की तंद्रा तब टूटी जब अचानक लाइट गुल हो गई। कमरे में गुप अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही अशोक को विचित्र सा एहसास। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके अलावा भी कमरे में किसी का वजूद है। वह कुछ पलों तक दम साधे लेटा रहा। अब उसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती थी। तभी उसे बैठ के दूसरे पहलू में कपड़ों के सरसराने की आवाज़ सुनाई। अशोक ने चौंक कर देखा। उसके पहलू में एक लड़की लेटी थी। अंधेरे के बावजूद अशोक उसे पहचान गया था। वह वही यानी रूह। उसे देखकर अशोक पर दहशत सवार हो गई। वह बेड से उठकर भागा, मगर लेटी हुई रूह की वाह ने पकड़कर बढ़कर उसे उठाकर पास बेड पर पटक दिया और एक झटके से उठ बैठी। कितना खौफनाक नज़ारा था। उसका लाश जैसा निर्जीव, भयानक और विवश चेहरा। अशोक का जिस्म अचानक बेड से ऊपर उठने लगा। खौफ के मारे उसके हलक से गूंगू की आवाज़ निकल गई। हवा में लहराता उसका शरीर छत से जा लगा और फिर उल्टा लटक गया और पैर ऊपर सर नीचे बेड पर उस रूह का वजूद अभी तक मौजूद। लेकिन जब अशोक ने देखा रूह की वाह किसी अजगर की तरह लंबी होकर छत तक आ रही है, तो उसके हलक से भयानक चीख उगल पड़ी और फिर वह बेहोश हो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोबाइल से उभरती बीप को सुनकर अशोक की आंख, वह ऐसे हड़बड़ा कर उठा जैसे भयानक ख्वाब से ज़्यादा। अशोक ने देखा वह अपने पलंग पर लेटा। कमरे के लाइटर रोशन थे। सामने दीवार पर लगी वॉल क्लॉक में सुबह के 5 बज रहे थे। क्या वह सपना देख रहा था? उसने मनी मन सोचा, मगर इससे ज़्यादा वह ना सोच सका, क्योंकि उसका मोबाइल लगातार बज रहा था। उसने इनकमिंग कॉल देखी। नंबर अपरिचित था। ऑन कर कान से लगाया तो पता चला फ़ोन कॉल उसकी बहन की है। हेलो अशोक, मैं सुधा बोल रही हूँ अमेरिका से। ओ दीदी, अशोक खुशी से उछल पड़ा। तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम कैसे हो? सुधा ने पूछा। एकदम मज़े में। वह अपने साथ घट रही घटनाओं की बाबत अपनी बहन को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। लगता है अभी वहाँ इंडिया में सवेरा नहीं हुआ है। बस 1 घंटे की बात है, सूर्य देवता निकलने ही वाले हैं। अच्छा सुनो, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मैंने तुम्हारी एक लड़की देखी थी। हाँ याद है। क्या आपने यही बात करने के लिए मेरी नींद खराब की है? अशोक ने कृत्रिम गुस्सा दिखाया, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। वह अपनी कायरता को कोसने लगी। उसकी बहन सुधा ने कितना चाहा था कि वह एक बार लड़की की तस्वीर तो देख ले, मगर शर्म के कारण उसने फ़ोटो तो क्या, लड़की का नाम तक नहीं पूछा था। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे एक पत्र भेज रही हूँ। लंच के टाइम तक वहाँ पहुँच जाना। हालांकि 6 माह से मैं उनसे मिल नहीं पाई थी, मगर मुझे मालूम है उस लड़की ने अभी तक विवाह नहीं किया। आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई थी। तुम आज दोपहर तक वहाँ पहुँच जाना। ठीक है दीदी। इसके साथ दूसरी तरफ से लाइन कट गई। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा, तुम? करीब 50 वर्षीय राधे श्याम ने अपनी आंखों पर लगे मोटे लेंसों के चश्मे को ठीक किया और कुछ पल बाद चौंककर बोले, आप अशोक बाबू? जी। अशोक थोड़ा हैरान हुआ, मगर खुश भी बहुत हुआ कि जिन्हें वह जानता तक नहीं वे उसे पहचानते। एकाएक राधे श्याम के चेहरे पर दर्द के भाव हो, जिन पर उन्होंने कठिनाई से काबू पाते हुए कहा, आइए, अंदर आइए। अशोक उनके पीछे पीछे भीतर आए। यूँ तो वहाँ ज़रूरत के सभी सामान थे, साफ सफाई भी काफ़ी थी, मगर घर के उधड़े प्लास्टर को देखकर अशोक उनकी गरीबी और तंगहाली को समझ गया। अशोक को सोफे पर बैठाकर राधे श्याम दूसरे कमरे में चला गया। जब वह लौटा तो उसके साथ 40 से 45 वर्षीय एक औरत भी थी। वह शायद बीमार भी थी। राधे श्याम ने उस औरत का परिचय देते हुए कहा, ये मेरी पत्नी कमलेश है। जी नमस्ते। अशोक ने मुस्कुराकर कमलेश देवी का अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में उसने भी उदास स्वर में जवाब दिया, मगर जब राधे श्याम ने अशोक का परिचय दिया तो वह चौंक गई और रोने लगी। यह देखकर अशोक हड़बड़ा गया। उसी समय राधे श्याम ने उसे सांत्वना दी, रोते नहीं कम्मो, होली को कोई नहीं टाल सकता। शांति से काम। देखो हमारे घर मेहमान आए, जाओ चाय पानी का प्रबंध करो। जी। वह अपने आंसू साड़ी के पल्लू में समेटती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राधे श्याम ने अशोक से पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? अशोक को उनसे इस तरह के प्रश्न की आशा नहीं। वह हड़बड़ा कर बोला, सुबह 5 बजे अमेरिका से मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया था कि कहता कहता अशोक चुप हो गया। तभी उसे कुछ याद आया और बोला, कल रात आपकी भी तो उनसे बात हुई थी। मुझसे? राधे श्याम ने हैरान होकर इनकार में सिर हिलाया और बोले, पिछले करीब 6 माह से मैं उनसे नहीं मिला। सुधा अमेरिका चली गई है, ये भी आपसे सुन रहा हूँ। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने फ़ोन करके मुझे आपके पास आने को कहा था। उन्होंने आपसे मेरी और आपकी बेटी की शादी की। कंचन की शादी? राधे श्याम के मुंह से दर्द में डूबा स्वर निकला।
ये क्या मजाक है? इस चीख पर दोनों ने चौंक कर देखा। कमलेश देवी भी दूसरे कमरे के दरवाजे पर चाय नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए खड़ी गुस्से से कांप रही थी। हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की जगह आप उन्हें कुरेद क्यों रहे? भला हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं इसके आगे कमलेश कुछ नहीं बोल सके। चाय की ट्रे हाथ से निकलकर खन्न की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरी और फिर खुद भी चक्कर खाकर गिरने को हुई। उसी समय राधे श्याम ने लपक कर कमलेश को थाम लिया। कम्मो! तब तक अशोक भी उनके करीब जा पहुंचा। कमलेश बेहोश हो चुकी थी। अशोक ने कमलेश को गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया और परेशान स्वर में कहा, आप इनका ख्याल रखिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, राधे श्याम ने गहरी सांस लेकर कहा। अशोक उलझन भरी नज़रों से उन्हें ही देख रहा था। अब ये तो कमलेश का भाग्य बन गया। आप ये क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आओ मेरे साथ। राधे श्याम अशोक का हाथ पकड़कर बराबर वाले कमरे में ले गए, जहाँ 24 बाई 24 इंच का एक खूबसूरत लड़की का फोटो लगा था। फोटो पर चढ़ी माला इस बात का सबूत थी कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही अशोक की नज़र उस फोटो पर पड़ी, वह हालत फाड़ कर चीखा, ओह नहीं! वह खौफ से थर थर काँपता हुआ कमरे की दीवार से जा लगा। उसकी कगार तक फटी भयभीत आंखें फोटो पर चिपकी थी। क्या तुम कंचन को पहले से जानते हो? राधे श्याम ने सोचा, क्या मालूम कंचन और अशोक एक दूसरे से प्रेम करते हो? नहीं, अशोक ने माधो राधे श्याम के सामने धमाका किया। मगर अब जानता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कहूँ क्या ना कहूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ अंकल। 2 दिन से जो मेरे साथ घट रहा है उसे यदि किसी से कहूँ तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या अनहोनी घट रही है, लेकिन ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कहा, जबकि अब से 6 महीने पहले कंचन की अकस्मात मौत ने सारी बात ही खत्म कर दी थी। राधे श्याम की बात सुनकर अशोक ने हैरत से पूछा, इसका मतलब सुधा दीदी इस हादसे से वाकिफ़ थी? हाँ, फिर उन्होंने मुझे क्यों फ़ोन किया? कहते हुए अशोक ने अपने मोबाइल के इनकमिंग कॉल में वह नंबर दिखाकर कहा, देखिए उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बात की थी। फिर उसी नंबर पर उसने रीडायल कर दिया, मगर उत्तर में कंप्यूटर की आवाज़ सुनकर वह हैरत के सागर में गोते लगाने लगा। कृपया डायल किया गया नंबर जांच लें, यह नंबर मौजूद नहीं। मोबाइल का स्पीकर ऑन था। यह आवाज़ राधे श्याम ने नहीं सुनी। वह भी हैरान, भला जिस नंबर पर पूरे 5 मिनट की बातचीत दर्ज है वह नंबर गलत कैसे हो सकता है? वह समझ गए मामला बेहद उलझा हुआ और रहस्यमय भी। अतः उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और परेशान अशोक को अपने साथ बाहर ले आए। बाहर सोफे पर उनकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर राधे श्याम ने शोकाकुल हालत में कहा, जब से कंचन की मौत हुई है तभी से इसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। मैं चाहूँ तो इसे अभी होश में ला सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। जानते हो क्यों? क्यों? अशोक को राधे श्याम बड़ा ही विचित्र आदमी लगा। मेरी पत्नी पिछले 6 महीनों में एक भी रात सो नहीं सकी। जब वो बेहोश होती है तो मैं सोचता हूँ चलो इसी बहाने सही उसके दिलो दिमाग को आराम तो मिल रहा है। उसकी ये बेहोशी आधे से 1 घंटे की होती है। ओह! अशोक को राधे श्याम और उसकी पत्नी पर बड़ी दया आई। खैर, राधे श्याम उसे सोफा चेयर पर बैठने का संकेत कर खुद भी दूसरी सोफा चेयर पर बैठ गया और बोला, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो? तुम्हें वह कहाँ मिली? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक सुधा ने कंचन की शक्ल भी नहीं देखी, वरना ना जाने उसका क्या होता। जबकि तुम कंचन की तस्वीर देखते ही बुरी तरह चौंक पड़े थे और डर भी गए थे। क्यों? क्या आपकी बेटी नैना अपार्टमेंट के कमरा 303 में रहती थी? हाँ। राधे श्याम के चेहरे की रंगत काली पड़ गई। क्या ये सच नहीं है कि वहाँ किसी ने उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर डाली थी? इस बात का जवाब राधे श्याम न दे सका। उसकी आंखों में बेबसी उतर आई थी। वह अपना निचला होंठ दांतों में यूं चबाने लगा जैसे उसके मन में कोई दंड छिड़ा हो। बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, आखिर उन्हें कहना ही पड़ा। अब ये भी बता दीजिए कि कंचन के हत्यारे पकड़े गए या नहीं? अशोक के इस सवाल पर राधे श्याम रो पड़े और बोले, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कुछ नहीं बताता बेटे, मगर तुमसे ज़रूर कहूँगा। हाँ, मैं उसके हत्यारों को सज़ा नहीं दिला सका, क्योंकि क्या हुआ था कैसे हुआ था इसका मुझे कुछ भी नहीं पता। जिस दिन पुलिस ने हमें कंचन की लाश सौंपकर हत्या की सूचना दी, उसी रात कुछ नकाबपोश हमारे घर में जबरन घुस आए। सभी के पास आधुनिक हथियार थे। उन्होंने मेरे 12 वर्षीय इकलौते बेटे को जान से मार देने की धमकी दी। वे नहीं चाहते थे कि कंचन की हत्या के केस पर जांच बैठे। मैंने अपनी बेटी को खो दिया था। बेटा खोने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैंने उन नकाबपोशों की बात मान ली। शायद इसी कारण आज भी कंचन की रूह उस फ्लैट में भटक रही है। क्या? गीली आंखें हैरत से फाड़े राधे श्याम अशोक को देखने लगा। यह सच है अंकल, 3 दिन पहले ही मैं उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ।
वहीं पहली बार आपकी बेटी को मैंने वहाँ देखा था। अशोक ने अपने साथ घटी सारी घटना राधेश्याम को कह सुनाई। फिर कहा, अंकल, जब तक उसके हत्यारे यूँ खुले घूमते रहेंगे आपकी बेटी की रूही यूँ ही भटकती रहेगी। हे ईश्वर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। राधेश्याम भीतर तक लरच कर रह गए। मगर बेटा, मुझ में इतना दम कम नहीं कि अपनी बेटी को इंसाफ दिला सकूं। मैं दिलाऊंगा आपकी बेटी को इंसाफ। बस आप मुझे एक तो ये बता दीजिए कि वह कहाँ काम करती थी। दूसरे, यदि आपको किसी पर शक हो तो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। फिर मेरा बेटा। नहीं नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। ज़्यादा नहीं, केवल 15 दिन के लिए मैं आपको एक महफूज जगह छुपा दूंगा। तब आप पर या आपके बेटे पर कोई आँच नहीं आई। भले ही मैंने कंचन को नहीं देखा था, मगर दीदी की पसंद को ही मैंने मनी मन अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। दीदी ने 1-2 बारी मुझसे मेरी शादी का जिक्र किया। फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। मुझे याद है जिस दौरान की यह घटना है, उस दौरान दीदी बहुत उदास और परेशान थी। तब मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई है। कंचन को इंसाफ दिलाकर उसकी भटकती रूह को शांत करना मेरा कर्तव्य बन गया है। अंकल, अब आप मेहरबानी करके जो भी जानते हैं मुझे बता दीजिए। गहरी सांस लेकर राधेश्याम ने कहना शुरू किया, मेरी बेटी मेरे लिए किसी बेटे से कम नहीं थी। मेरी क्लर्क की नौकरी में केवल दाल रोटी का जुगाड़ पाता था, मगर जब उसने नौकरी शुरू की तो घर का नक्शा ही बदल डाला। वह बड़ी चरित्रवान लड़की थी। करीब 1 साल पहले उसने रॉक्सी क्लब में नौकरी करनी शुरू की थी। उससे पहले वह यहीं टीचिंग और ट्यूशन करती थी, मगर जब शहर के कॉलेज में दाखिला लिया तो वहीं नौकरी भी ढूंढ ली। उसकी मौत के करीब 2 दिन पहले एक गुमनाम कॉल आई। फ़ोनकर्ता ने मुझे धमकी देते हुए कहा, अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उसे समझा दो कि अपने काम से मतलब रखे। अगर उसने दाएं बाएं झाँकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अगले दिन ही उससे कॉलेज में मिला और उस गुमनाम कॉल के बारे में बताया। तब उसने मुझसे पूछा, पापा, आपने ही मुझे बचपन से सच बोलने की शिक्षा दी है। आपने ही एक बार मुझसे कहा था कि सच्चाई की राह पर चलने वाले के सामने अनेक कठिनाइयाँ आती, मगर उनसे घबराना नहीं चाहिए। और आज मैं देख रही हूँ कि आप उस फ़ोन कॉल से ही भयभीत हो गए। इस पर मैंने कहा था, इस बुढ़ापे में मैं अपने बच्चों की कुशलता के अलावा कुछ नहीं सोच सकता। कंचन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आश्वस्त किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा मैं सोच रहा था, मगर उसका कोई आश्वासन काम नहीं आया। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली मुझे। मेरी बच्ची की पहले बेइज्जती की गई और फिर गला घोंटकर मार दिया गया। राधेश्याम रोने लगे। अशोक ने उन्हें सांत्वना दी और पूछा, क्या आपने अपनी बेटी से पूछा था कि उसने ऐसा क्या किया था जिस कारण उससे किसी की दुश्मनी हो गई थी? पूछा था। तब उसने केवल इतना ही कहा था कि रॉक्सी क्लब की आड़ में जवान लड़कियों की तस्करी चल रही है। ओह, अशोक रॉक्सी क्लब के मालिक के बारे में पहले ही जानता था कि वह कैसा आदमी है। अब कंचन की छाया पर से जितना पर्दा उठ चुका था, उससे ये बात आईने की तरह साफ हो गई थी कि असल माजरा क्या है। अशोक ने कंचन के माता पिता और भाई को बेहद सतर्कता के साथ अपनी बहन की खाली पड़ी कोठी में सुरक्षित पहुंचा दिया। वहाँ उनकी जान को किसी किस्म का खतरा नहीं था। इस काम से निपटकर वह सीधा एसएसपी के पास पहुंचा और कंचन के मर्डर केस की फाइल खोलने की दरख्वास्त की। इस तरह केस तो रीओपन हो गया, मगर अशोक की जिंदगी पर मौत के काले बादल मंडराने लगे। उसने गलती से जहरीली मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया था। रॉक्सी क्लब का मालिक गजेंद्र चौहान तालाब का मगरमच्छ था। उसकी ऊपर तक पहुंच थी। बड़े बड़े अफसर तलवे चाटते थे। पूरा रैकेट था उसका। सैकड़ों गुंडे पाल रखे थे। भारत भर के राज्यों के करीब क्षेत्रों से कमसिन लड़कियों का अपहरण कराना, उन्हें विदेशों में बेचना, कुछ से भारत में ही देह व्यापार का धंधा कराना और नौजवान पीढ़ी को नशे का आदी बनाना उसके अहम कारोबार थे। नैना अपार्टमेंट में तीसरे माले पर कुछ ही बाहरी लोग थे, अन्यथा बाकी सभी उसके अपने आदमी थे। अशोक बाइक पर सवार होकर अपने फ्लैट की ओर जा रहा था। अचानक नैना अपार्टमेंट के ठीक सामने वाले चौराहे पर 8 बाइक सवारों ने उसे घेर लिया। सभी ने अपने चेहरे नकाबों से ढक रखे थे। उनके हाथों में हॉकियां, साइकिल की चेन और छुरे थे। खुद को कठिन परिस्थिति में देखकर अशोक के हाथ पांव फूल गए। इतना तो समझ ही गया था वह कि यह करतूत गजेंद्र चौहान की थी, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि वह कितने गहरे पानी में है। आज ही उसने कंचन मर्डर केस की फाइल ओपन कराई और आज ही वह समझ गया गजेंद्र की पुलिस ऑफिसरों से साठगांठ है। तभी भड़ाक, अशोक की बाइक में पीछे से टक्कर मारी गई। वह हवा में तैरता सा बाइक से उछलकर जमीन पर जा गिरा। घूं घूं बाकी बाइकें स्टार्ट हुई। यह देखकर अशोक ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और बला की फुर्ती से उठकर दौड़ लगा दी। वह दौड़ में अपने समय का चैंपियन रह चुका था। उसे अपार्टमेंट की तरफ भागता देखकर बाइक सवारों ने भी अपने वाहन उधर ही दौड़ा दिए। अशोक भागता हुआ लिफ्ट में जा घुसा। तीसरी मंजिल पर पहुंच उसने अपने फ्लैट में घुसने में जरा भी देर नहीं लगाई। अंदर जाते ही वह हलक फाड़कर चीखा, कंचन!
मैं तुम्हारे असल मुजरिम के कुछ प्यादे यहाँ ले आया हूँ, चाहो तो तुम उनसे बदला ले सकती हो। मगर हर तरफ पूर्ववत खामोशी छाई रही। कुछ ही पलों में बाइक सवार भी अशोक के फ्लैट तक आ पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा झिझोड़ा, मगर दरवाज़ा भीतर से लॉक था। फिर दरवाजे पर भयंकर चोटें पड़ने लगी और भड़ाक दरवाज़ा टूट गया। आठों नकाबपोशों ने अपने अपने हथियार हाथों में थामे हुए आंधी की तरह भीतर प्रवेश किया। उन्हें देखकर अशोक भी सावधान हो गया। हमसे बचना उतना ही मुश्किल है बच्चे जितना मौत से, एक नकाबपोश गुर्राया। साथ ही उसने अपने हाथ में लिपटी चेन हवा में लहराकर अशोक पर वार करना चाहा, मगर अशोक खुद को बचा गया। उसी समय अशोक किसी चीज से टकराया और थंब से फर्श पर जा गिरा। आठों नकाबपोशों ने उसे घेर लिया। जैसे ही उन्होंने अशोक पर वार करना चाहा, तभी साएं साएं धूं धूं फ्लैट के मुख्य दरवाजे से एक आंधी ने भीतर प्रवेश किया। वह आंधी इतनी तेज थी कि नकाबपोशों के पांव जमीन से उखड़ गए। वे हवा में तैरने लगे। हवा में ऊपर उठते उनके जिस्म एक दूसरे से यूं टकरा रहे थे मानो वे पेड़ की डाल से टूटे सूखे पत्ते हों, जबकि अशोक को उस हवा ने छुआ तक नहीं था। हवा में उड़ते एक बदमाश का छुरा अपने ही साथी के सीने में जा घुसा। एक अन्य बदमाश भी इसी तरह मारा गया। एकाएक अंधड़ शांत हो गया और शेष 6 बदमाश फर्श पर पके फल की तरह टपक पड़े। सभी हैरान व परेशान थे कि आखिर हुआ क्या था, मगर जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो हैरान रह गए। सभी के चेहरों से नकाब गायब थे। हमारे नकाब? इस बार अशोक भी चौंका, क्योंकि उसे मारने आए लोग उसी के पड़ोस में रहते थे। वह उन्हें पहचान गया था। उन्हें देखकर उसके दिमाग में धमाका सा हुआ कि गजेंद्र चौहान ने अपनी बिल्डिंग में अपने लोग भी बसा रखे हैं। तभी उसने कई चेहरों को कमरे में झांकते हुए देखा। वे सभी आस पड़ोस के लोग थे। शायद फ्लैट में मचे घमासान ने उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया था। उसी समय कमरे में जैसे अनहोनी होने लगी। छुरे वाले 2 बदमाशों ने अपने 4 साथियों के सीने में छुरे घोंप दिए, मगर उन्हें देखने से ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनसे ऐसा करा रही है। और फिर उन दोनों ने अपने अपने चाकू एक दूसरे के घोंप लिए। फचाक फचाक दोनों हलाल होते भैंसे की तरह डकारते हुए फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। कुछ ही देर बाद वहां 8 लाशें नजर आ रही थीं। पुलिस के आने पर सभी पड़ोसियों ने अशोक की तरफ से गवाही दी। अशोक ने पुलिस को बयान दिया कि अचानक 8 नकाबपोशों ने उसे घेर लिया। जब वह उनसे जान बचाने के लिए फ्लैट में आ छुपा तो वे बदमाश फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस आए और आपस में लड़ने लगे। यही नहीं, पहले 2 गुंडों ने अपने 6 आदमियों को छुरा घोंप कर मार डाला और फिर एक दूसरे के सीने में छुरा घोंप दिया। पड़ोसियों ने भी यह दृश्य देखा था। उन्होंने भी अशोक की बात का समर्थन किया। पुलिस 8 बदमाशों की लाशें उठाकर ले गई। उनके जाते ही फ्लैट में खूब अंधेरा छा गया। अशोक अभी बाहरी कमरे में खड़ा था। लाइट गुल होते ही वह मोमबत्ती जलाने के लिए जैसे ही पलटा, वह चीख कर 2 कदम पीछे हट गया। उसका दिल एक झटके से हलक में अटका था। आंखें कगार तक फट गई थी। उसके सामने कंचन की रूह खड़ी थी। अचानक कंचन की रूह ने अपने दोनों हाथ आगे की ओर फैलाए। अशोक ने पीछे हटना चाहा, मगर उस रूह की बाहें लंबी होकर उसके जिस्म से जा लिपटी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अशोक की मारे भय के गिग्गी बन गई। रूह ने भयंकर हुंकार भरी और अशोक पर झपट पड़ी। अशोक की आंखें इस कदर लाल थी जैसे उसे तेज बुखार हो, मगर उसकी आंखें भयानक नजर आ रही थीं। आधी रात के बाद अशोक अपने फ्लैट के टेरेस पर आया और ग्रिल पर चढ़कर बिल्डिंग से कूद गया। आश्चर्य, वह किसी कुशल नट की भांति जमीन पर सीधा खड़ा था। तीसरी मंजिल से कूदने पर भी उसे कहीं खरोच तक नहीं आई थी। वह सीधा पार्किंग में जा पहुंचा। वहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला और उस पर सवार होकर बिल्डिंग से दूर होता चला गया। अशोक की बाइक सीधी रॉक्सी क्लब की पार्किंग में रुकी। क्लब में दिन जैसी रौनक थी। क्लब का हॉल कमरा पार कर वह बेहिस्सा मैनेजर के कमरे की तरफ जाती गैलरी में पड़ गया। अभी वह आधी गैलरी ही पार कर पाया था कि उसके जिस्म से कई गनें आ सटी। कुछ देर बाद वह 4 गनर्स नकाबपोशों से घिरा क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल के हॉल कमरे में था, जहां गजेंद्र चौहान सफेद 3 पीस सूट पहने व्हील चेयर पर मौजूद था। उसे देखते ही अशोक के नथुने फूलने पिचकने लगे। उसका गुस्सा देखकर गजेंद्र चौंका और पूछा, क्या तू मुझे जानता है? मैं तुझे ही नहीं बल्कि तेरी इस सोने की लंका के सारे रहस्यों को भी जानती हूँ कमीने। अशोक के मुंह से इतनी भयानक आवाज निकल रही थी जैसे कोई औरत गुस्से से गुर्रा रही। उसकी आवाज सुनकर गजेंद्र ने अजीब नजरों से उसे देखा और बोला, तो वही है ना जिसने कंचन मर्डर केस की फाइल रीओपन कराई है? जवाब में अशोक उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। मैं तो तुझे मर्द समझा था, मगर तू तो जनखा निकला। गजेंद्र ने कहा, औरतों की तरह बोलना और खुद को औरतों की तरह संबोधन देना। लगता है तू मुझे पहचाना नहीं गजेंद्र, मगर अब पहचान जाएगा। कहता हुआ अशोक अपने पीछे गन ताने खड़े नकाबपोशों की परवाह किए बिना उनके बीच से छलांग लगा गया।
वह हॉल में तैनात अन्य गनरों की तरफ उछला था। उसे छलांग लगाता देखकर गजेंद्र जी का शूट हिम। गनरों ने उतरी गन का मुहाना खोल दिया। तर 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 तर। अशोक तो वहां से पलक झपकते ही निकल गया, मगर अन्य गनर नहीं बचे। यही नहीं, उन गनरों ने भी फायर किए थे। जो सामने वाले गोली चलाते गनरों के प्राण नील गई। एक तीर से 2 निशाने। यह दृश्य देखकर गजेंद्र बुरी तरह बौखला गया। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर अशोक को निशाना बनाना चाहा, मगर उसे वह कहीं नहीं दिखा। कहाँ चला गया वह कमीना? गजेंद्र बड़बड़ाया। मैं यहाँ हूँ। उसे ठीक अपने सिर के ऊपर से आवाज़ आई। अशोक का शरीर किसी भूत की हवा में तैर रहा था। उसे इस तरह हवा में देखकर गजेंद्र हैरत के सागर में गोते लगाने लगा। ठीक उसी समय अशोक उसके ऊपर आ गिरा। अब गजेंद्र की रिवॉल्वर अशोक के हाथों में थी और गजेंद्र का माथा चूम रही थी। अपनी जान की खैर चाहता है तो तुरंत इस हॉल से बेसमेंट तक जाने वाली गुप्त लिफ्ट में चल। गजेंद्र ने थूक सटका और मुश्किल से बोला, यहाँ ऐसी कोई लिफ्ट नहीं, तुम्हें जरूर किसी ने गलत सूचना दी है। चटाक। अशोक ने गजेंद्र के मुंह पर जोर से चांटा मारा और टेबल पर पड़े रिमोट का हरा बटन दबा दिया। इसी के साथ दीवार में लिफ्ट नजर आने लगी। लिफ्ट द्वारा अशोक गजेंद्र के पास बेसमेंट में पहुंचा। लिफ्ट जहां खुली वहां बहुत बड़ा हॉल कमरा था। जगह जगह पिलर लगे थे। उस हॉल कमरे में चारों तरफ 5 बाई 3 फीट के कमरे बने थे, जिन पर लोहे की सीखचों वाले दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे 2 लड़कियां कैद थी। उनकी वेदना से भरी आंखें और जगह जगह से फटे कपड़े उनके दर्द की कहानी खुद कह रहे थे। वे सभी लड़कियों बेचने के लिए जमा की गई थी। 100 से भी ज़्यादा लड़कियां वहाँ कैद थी। तभी वहाँ 4 गनर दिखाई दिए, जिन्हें अशोक ने पलक झपकते ही अपना निशाना बना लिया। गजेंद्र बुरी तरह खौफजदा हो गया। वह गिड़गड़ाते हुए बोला, कौन हो तुम और क्यों इस तरह मेरे आदमियों को मार रहे हो? अशोक ने उसकी बातों का जवाब न देकर तीखी नजरों से सभी कमरों को देखा। घूंचा। सभी कमरों के दरवाजे एक साथ खुल गए। जिन दरवाजों पर रिमोटेड लॉक लगा था, उनका इस तरह अपने आप खुल जाना बेहद रहस्यमय था। गजेंद्र के साथ साथ इस भूता काम से लड़कियां भी भयभीत हो गई। डरो मत, पहले मैं ऊपर जाती हूँ और लिफ्ट वापस भेजती हूँ। बारी बारी से 4-4 लड़कियां ऊपर आ जाना। ऐसा ही हुआ। बेसमेंट की सारी लड़कियां ऊपर हॉल कमरे में आ गई। उन्हीं में से 2 लड़कियों ने अशोक के निर्देशानुसार वहां रखी गुप्त तिजोरी खोलकर गजेंद्र के काले कारनामों का चिट्ठा निकाल लिया। तत्पश्चात अशोक उन सभी लड़कियों गजेंद्र के साथ उस गुप्त मार्ग से क्लब से बाहर आया, जो गजेंद्र ने अपने लिए बनवाया था। हैरत की बात यह हुई कि करीब टैक्सी स्टैंड पर अशोक के पहुंचते ही आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली कड़कड़ाने लगी। उस समय अशोक ने जिस टैक्सी वाले की आंखों में झांका, वही जैसे उसका गुलाम हो गया। पूरी 20 टैक्सियां एक के बाद एक जिला मजिस्ट्रेट के दरवाजे पर जाकर रुकी। टैक्सियों का काफिला देखकर दरबान भी डर गया। उसने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला और भागकर अंदर खबर देने पहुंच गया। मगर अशोक के लिए कोई दरवाज़ा या ताला रुकावट नहीं बन सकता था। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। सबसे पहले गजेंद्र के साथ अशोक ने अंदर कदम रखा और फिर लड़कियों ने। जिस समय दरबान की सूचना पर जिला मजिस्ट्रेट ब्रजेश लाल तिवारी ने फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया, उसी समय अशोक ने भीतर कदम रखा। अशोक को देखते ही ब्रजेश लाल तिवारी ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ बिना इजाज़त के तुमने कदम रखने की हिम्मत कैसे की? कोई रूह किसी की इजाज़त की मोहताज नहीं होती मजिस्ट्रेट साहब। एक पुरुष के मुंह से गुर्राती हुई औरत की आवाज़ सुनकर मजिस्ट्रेट साहब चौंके। मगर जब उन्होंने सुना कि आगंतुक खुद को रूह बता रहा, तो उन्हें यह बात बड़ी अजीब लगी। कौन हो तुम? मैं कंचन त्यागी, डॉटर ऑफ राधे श्याम त्यागी। ये क्या बकवास है? भला एक पुरुष किसी की बेटी? क्या तुम गे हो? मजिस्ट्रेट ने घृणा भरी नजरों से अशोक को देखा। नहीं, अशोक के मुंह से आवाज़ निकली, मैं कंचन त्यागी हूँ, या यूं कहो मैं कंचन त्यागी की रूह और यह जिस्म अशोक का है। कहते हुए अशोक के शरीर से एक पारदर्शी छाया बाहर निकली, जिसने एक युवती का रूप ले लिया। उसके बाहर निकलते ही अशोक का जिस्म भरभरा कर फर्श पर गिर पड़ा। पीछे खड़ा लड़कियों का काफिला यह दृश्य देखकर चीख पड़ा। खुद मजिस्ट्रेट साहब की भी हालत पतली हो गई। उन्होंने कठिनाई से खुद को संभाला और फर्श पर पड़े अशोक की तरफ देखकर बोले, क्या यह मर गया? नहीं, सिर्फ बेहोश है। इधर कंचन की रूह को अपने रूबरू देखकर गजेंद्र चौहान ने खिसकना चाहा, मगर कंचन की रूह उससे गालिफ नहीं थी। उसने अपनी बाह लंबी की और गजेंद्र को गर्दन से पकड़कर मजिस्ट्रेट साहब के कदमों में पलट दिया। गजेंद्र खौफ से कांप रहा था। ये कौन है? ब्रजेश लाल तिवारी ने घबराकर पूछा। जीवन में पहली बार उन्होंने अपनी आंखों से भूत देखा था। उफ, कैसे उसने भयानक रूप से अपनी बाह लंबी कर उस आदमी को पकड़कर पटका था। उनकी रीढ़ में इस दृश्य ने सिरन भर दी थी। यह मेरा कातिल है मजिस्ट्रेट साहब, और गर्म गोश्त का सौदागर भी। एक रूह के मुंह से इस रहस्य को सुनकर मजिस्ट्रेट साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहती क्या हो? असली गुनाहगार को सजा। 3 न्यायाधीशों
न्यायाधीशों ने कंचन की रूह के मुंह से उसकी खौफनाक मौत का हाल सुना। करीब बैठा टाइपिस्ट कांपती उंगलियों से एक रूह का बयान दर्ज कर रहा था। कंचन त्यागी की एक घनिष्ठ युवती मित्र ने कंचन की सर्विस रॉक्सी क्लब में लगवाई थी। कंचन को क्लब की आय वाय और क्लब के मेंबरों का लेखा जोखा तैयार करने का काम मिला था। उसने खुशी खुशी उस काम को करना मंजूर किया। शुरू में सब ठीक चलता रहा, मगर कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना घटी कि कंचन की आत्मा तक कांप उठी। कंचन को एक अलग केबिन दिया गया था ताकि क्लब की गुप्त गतिविधियों की उसे भनक न लग सके। उसे वहां रखने का मतलब था गजेंद्र चौहान की जबरदस्त एलिबाई कि वह एक साफ सुथरा बिजनेसमैन है और कानूनी ढंग से क्लब चला रहा है। उस दिन अपनी ड्यूटी खत्म कर कंचन शाम 7 बजे क्लब से निकली। अचानक उसे याद आया कि उसका मोबाइल उसके केबिन में ही छूट गया। वह तेजी से वापस क्लब की ओर चल दी, मगर जिस तरफ से वह क्लब में प्रवेश करती थी वह दरवाज़ा मजबूती से बंद हो चुका था। कंचन को केबिन में जाने का एक पिछला रास्ता भी मालूम था। वह उसी रास्ते से केबिन में पहुंची, मगर एक किशोरी की चीख ने उसके कदम जहाँ के तहाँ जाम कर दिए। केबिन प्लाई की पट्टियों से बना था। एक जॉइंट में झर्री बनी थी। कंचन ने उस झर्री में से देखा। उफ, कितना दिल दहला देने वाला नज़ारा था। 14 वर्षीय कमसिन बच्ची से एक 35 वर्षीय युवक रेप। कंचन वह खड़ी न रह सकी और चोर रास्ते से वापस अपने फ्लैट पर आ गई। वह फ्लैट भी उसे क्लब की तरफ से रहने के लिए मिला था। वहाँ वह किसी से वास्ता नहीं रखती थी। घर पहुंचकर उसने फैसला किया कि वह क्लब की हकीकत जान कर रही। 6 महीनों की जासूसी ने कमाल दिखाया। कंचन गजेंद्र चौहान के हर भेद को जान गई, मगर अंतिम चरण में वो गजेंद्र की नज़रों में आ गई। पहले गजेंद्र ने कंचन को प्रलोभन दिया, मगर जब वह नहीं मानी तो जान से मार देने की धमकी दी। आखिर 2 दिन बाद गजेंद्र व उसके गुंडों ने कंचन के साथ न केवल सामूहिक बलात्कार किया, बल्कि उसे प्यासा तड़पाया और फिर गला घोंटकर मार डाला। गजेंद्र चौहान ने कंचन की रूह के खौफ से न केवल कंचन की हत्या करना कबूल किया, बल्कि कंचन की रूह द्वारा मजिस्ट्रेट को सौंपे गए गजेंद्र के खिलाफ पुख्ता सबूतों व अपने तमाम अपराधों को भी स्वीकार किया। उसकी कैद से निकली सभी लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया गया और गजेंद्र चौहान को निर्णय होने तक जेल भेज दिया गया। जेल में रात के समय जब गजेंद्र सो रहा था, किसी अदृश्य ताकत ने उसे उठाकर पटक दिया। गजेंद्र चीखा। अभी वह संभल कर उठ भी नहीं पाया था कि उसकी दोनों टांगें हवा में उठने लगी। उसने स्पष्ट महसूस किया कि उसकी टांगें किसी ने पकड़ रखी हैं। अचानक एक झटके से वह हवा में उल्टा लटक गया। वह बुरी तरह चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर सामने के बैरकों में सोए सजा याफ्ता अपराधी भी जाग गए। उन्होंने देखा गजेंद्र हवा में उल्टा लटका चीख रहा है। फिर उसके हाथ अपनी गर्दन पर जा कसे। चीखें बंद हो गई, मगर उसका तड़पना जारी था। गजेंद्र का चेहरा लाल सुर्ख हो उठा, आंखें बाहर को उबल पड़ी। तभी उसके जिस्म को झटका लगा और वह दीवार से टकराकर नीचे जा गिरा। उसी समय जेल का वॉचमैन दौड़ता हुआ गजेंद्र की बैरक के करीब आया। उसने देखा गजेंद्र दोनों हथेली दीवार पर चिपकाए धड़ाधड़ अपना सिर दीवार पर बजा रहा है। वॉचमैन ने हड़बड़ाकर सीटी बजानी आरंभ कर दी और जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा, मगर आश्चर्य, कोई भी चाबी ताले में फिट नहीं बैठ रही थी। तभी वहां सीटी की आवाज़ सुनकर 3 पुलिस वाले आ पहुंचे। गजेंद्र को दीवार में सिर पटकता देखकर वे भी बौखला गए। सहसा गजेंद्र का शरीर हवा में उछलकर पीठ के बल फर्श पर आ गिरा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मुझे माफ़ कर दो कंचन, मैं अपने अपराधों को कबूल कर चुका हूँ और जल्दी मुझे मेरे किए की सजा भी मिल जाएगी, मुझे छोड़। गजेंद्र फर्श पर यूं तड़पकर चीखने लगा मानो उसे कोई बेरहमी से पीट रहा हो। देखने वाले दम साधे ये नज़ारा देख रहे थे। अंत में गजेंद्र के शरीर पर ठोकर लगी और वह पेट के बल हो गया। उसका सिर कमर की तरफ यूं खिंचा जैसे कोई बाल पकड़कर उसका सिर उठा रहा हो, और फिर भड़ाक, पूरे वेग से उसका सिर बैरक के फर्श से टकराया। उसका सिर फटे तरबूज की भांति खील खील हो गया था। अशोक, अशोक! किसी के पुकारने पर अशोक ने कसमसाकर आंखें खोल दी। उसने देखा सफ़ेद दूधिया रोशनी में कंचन का वजूद चांदनी से धवल कपड़ों में लिपटा खड़ा। वह चौंक कर उठ बैठा। उसे देखकर कंचन की रूह मुस्कुराई और फिर बोली, डरो मत अशोक, आज मेरी अशांत रूह को शांति मिल गई है। अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, इसलिए जाते जाते तुमसे विदा लेने आई हूँ। बस एक ही दुख है, वह ये कि इस जन्म में मैं तुम जैसे ईमानदार व बुद्धिमान पुरुष का साथ न पा सकी। खैर, अगले जन्म में सही। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी ही बदौलत मैं अपने हत्यारों से बदला ले सकी। तुम्हारे ही कारण आज मेरी भटकती रूह को मुक्ति मिल सकेगी। अच्छा, अलविदा दोस्त। कहते हुए वह रोशनी सिकुड़ने लगी। सुहागन की बिदिया जैसी छोटी होकर वह रोशनी खिड़की से निकलकर आकाश की ओर उड़ गई। अगले दिन जब अशोक ने समाचार पत्र देखा तो वह हैरान रह गया। समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर
गजेंद्र द्वारा जेल में आत्महत्या कर लेने की खबर छपी थी, जिसमें वॉचमैन, पुलिस वालों और अन्य कैदियों का आंखों देखा बयान भी छपा था। उस खबर को पढ़कर अशोक को कंचन की रूह की बात याद हुई। तुम्हारी ही बदौलत में अपने हत्यारों से बदला ले सकी। धीरे धीरे अशोक सामान्य हो गया और आकाश की ओर देखकर ईश्वर से कंचन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी और हॉरर कॉमिक्स और हॉरर कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।